नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने कल्याणी के चालुक्यों के शासकों के और उन शासकों के अंतर्गत उन्होंने किस प्रकार से शासन किया था, यानी उनके शासन से हमें इतिहास में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिनसे कि एग्जाम में पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके बारे में हमने पिछली वीडियो के माध्यम से जाना था। और जो शासक छूट गए थे, छूट के मतलब जो कि पिछली वीडियो के माध्यम से बच गए थे, वो इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हें कंप्लीट करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, कि उनके शासन के समय में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुए थे, कौन कौन सी उन्होंने उपाधियां धारण की थी, या कौन कौन से ऐसे कार्य किए थे जिनसे कि पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं। तो देरी ना करते हुए मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं कल्याणी के चालुक्यों का टॉपिक 2। क्योंकि कल्याणी के चालुक्य हैं, चालुक्यों की बहुत सारी शाखाएं थी, जैसे कि बादामी के चालुक्य, उनके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। दूसरे थे कल्याणी के चालुक्य ही, और ये बादामी के चालुक्य से थोड़ा विस्तार में ज्यादा थे, इसलिए इनकी दो वीडियो के माध्यम से, दूसरी वीडियो है ये, इसी के माध्यम से हम कल्याणी के चालुक्यों के बारे में जानेंगे। तीसरे कौन थे? वेंगी के चालुक्य। एक इनकी छोटी सी शाखा थी गुजरात की लाट क्षेत्र पर, जिससे लाट के चालुक्यों की शाखा भी बनती है। तो इतिहास में हम उनके बारे में ही जानेंगे कि इनसे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं, यानी इनके बारे में ऐसे कौन से तथ्य हैं जिनसे कि पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं उनको आपको हल करके भी बताऊंगा कि भाई क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं कल्याणी के चालुक्य। ये क्या है? टॉपिक, ये टॉपिक 2। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, हमने यहां तक, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सोमेश्वर प्रथम से, कल्याणी के चालुक्य शासकों के अंतर्गत। और मैं इन्हीं से बताऊंगा कि पेपरों में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, और उदाहरण के लिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन मौखिक तौर पर दूंगा भी। तो सोमेश्वर प्रथम जब ये शासक बने थे, तो ये इन्होंने जो शासन ग्रहण किया था वो 1043 ईस्वी में शासन यानी गद्दी पर बैठे थे, और 1068 तक इन्होंने शासन किया था। इन्होंने अपने, जब इनका शासन था, तो इन्होंने अपने राज्य की राजधानी कहां पर, राजधानी कौन थी? मान्य खेत, जो कल्याणी के चालुक्य यानी सोमेश्वर प्रथम की जो राजधानी थी वो मान्य खेत थी। लेकिन इन्होंने इसे बदलकर क्या करा? कल्याणी में कर दिया था। इनके बाद में, इनके शासन से हमें कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं की जानकारी मिलती है जिनसे कि पेपरों में पूछा जा सकता है? वो ये, इनसे परमार नरेश, कौन से शासक थे वो? परमार नरेश यानी परमार राजवंश। कौन थे? भोज। इन्होंने भोज पर आक्रमण किया, किन्ने? सोमेश्वर प्रथम ने। और इनकी राजधानी थी धार, भोज की राजधानी थी धार, उस पर इन्होंने अधिकार कर लिया। ठीक है, अधिकार कर लिया। इनके शासन के समय में यह सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद में सोमेश्वर के प्रभाव को, क्योंकि भाई जब इन्होंने भोज पर भी अपना अधिकार कर लिया उनकी राजधानी पर, तो इनका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसी कारण इनके प्रभाव को कम करने के लिए चोल राज्य के थे, कौन? चोल राजवंश थे, राजेंद्र प्रथम। इन्होंने अपने पुत्र, कौन थे इनके पुत्र? राजेंद्र प्रथम के पुत्र थे राजाधिराज। राजा अधिराज को उनके विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा था। विरुद्ध भेजा किसको? भाई सोमेश्वर के, जो कि कल्याणी के हैं, इन चालुक्यों के प्रभाव को कम करने के लिए राजेंद्र प्रथम ने अपने पुत्र राजाधिराज को इनके विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा। और युद्ध कहां पर होता है? कोप्पम और कूडल संगम,
कुडल संगमा का युद्ध होता है। इस युद्ध में, अब यहां पर समझिए मेरे प्यारे साथियों, सोमेश्वर प्रथम का राजा अधिराज से युद्ध होता है, यानी चोलों से युद्ध होता है। एक तो होता है कोपपम और दूसरा युद्ध होता है कुडल संगमा। यहां पर राजेंद्र प्रथम सोमेश्वर प्रथम जी का युद्ध होता है किनसे? चोलों से। और इस युद्ध में वो बुरी तरह हार जाते हैं। क्या? चोलों से सोमेश्वर प्रथम यहां पर हार जाते हैं और लंबी बीमारी और हारते रहने के कारण, लंबी बीमारी और युद्ध में हारने के कारण, हर युद्ध में हारने के कारण 1068 ईस्वी में ये तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो जानकारी है ये सोमेश्वर प्रथम जी की है। इनके बाद में अब जान लेते हैं कि इनने क्या क्या चीज है। देखो, इन्होंने चक्रकोट, भालकोट, मारसिंह, मदमर्दन, वीर मातंड्य और राजनारायण और धारावर्षीय पाटन और सेवर्णादि सब वह की उपाधियां इन्होंने धारण की थी। किसने? सोमेश्वर प्रथम ने। तो मेरे प्यारे साथियों, केवल सोमेश्वर प्रथम जी के शासन के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे कि पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं वो मैं आपसे उदाहरण के अनुसार आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। कैसे? पेपरों में सबसे पहले सोमेश्वर प्रथम कब शासक बने ये पूछ लिया जाएगा। इनकी राजधानी पहले कौन सी थी, बाद में कौन सी बन गई, ये पूछ लिया जाएगा। इनका संघर्ष सबसे पहले परमार नरेश किनके साथ हुआ, ये चीज पूछ ली जाएगी। या सोमेश्वर प्रथम का प्रभाव कम करने के लिए चोल राजा इनके विरुद्ध लड़ने के लिए कौन से मैदान में गए या आए, या किनसे, कौन से चोल राजा से इनका संघर्ष या युद्ध हुआ। दूसरा, और क्या पूछा जाएगा कि ये जो सोमेश्वर प्रथम कि कौन कौन से युद्धों में इनकी हार हुई, या क्योंकि इनमें अब ये क्षेत्र आ गए। उसके बाद में ये पूछ लिया जाएगा, जो क्वेश्चन बनेगा इनकी उपाधियों से संबंधित क्वेश्चन कि सोमेश्वर प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी। या फिर ये पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में, कौन सा राजा तुंगभद्रा नदी में डूबकर मरा, या फिर कौन सा राजा किस नदी में डूबकर मरा। या फिर ये इनसे सारी चीजें संबंधित मिलान के लिए चोल राजाएं होंगे, क्योंकि राजेंद्र प्रथम का नाम भी है, राजाधिराज भी चोल ही राजा हैं। ठीक है, इनका नाम होगा और दो चार इनके विरुद्ध वाले शासकों के नाम होंगे, और मिलान के लिए शासन से संबंधित क्वेश्चन मिलान के लिए, उपाधियों से संबंधित क्वेश्चन मिलान के लिए, इन तरीकों से क्वेश्चन पेपरों में बनते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको उदाहरण के तौर पर यह जानकारी देनी चाहिए कि क्वेश्चन, मैं आपको इनसे संबंधित क्वेश्चन भी बनाकर अपनी आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अब हम जानते हैं सोमेश्वर द्वितीय जी के बारे में। यह जानकारी सोमेश्वर प्रथम जी से थी। सोमेश्वर द्वितीय जी से जानकारी क्या है कि ये 1068 ईस्वी से 1070 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे, यानी इन्होंने लगभग 2 साल कार्य किया, और इतिहास में हमें केवल इनकी इतनी ही जानकारी मिलती है। इनके बाद जो शासक बने थे वो बने थे विक्रमादित्य षष्ठ, यानी विक्रमादित्य 6 नंबर वाले। इनका जो शासन करने का समय है जब ये गद्दी पर बैठे
वो 1070 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे और 1126 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। इनको हम कह सकते हैं कि ये जो थे अंतिम महान शासक। भाई एक तो होते हैं अंतिम शासक जो कि दुर्बल होते हैं, जो कि राजवंश समाप्ति की कगार पर होता है तो हम बोल देते हैं ये इस वंश के अंतिम शासक थे। और एक होते हैं महान अंतिम शासक, वो दुर्बल शासकों से पहले आते हैं क्योंकि ये कुछ समय तक शासन अच्छी तरह करते हैं, युद्ध अच्छी तरह लड़ते हैं। और जो अंतिम शासक होते हैं वो केवल नाम मात्र के लिए शासन बनते हैं और दूसरे राजा उन्हें हरा देते हैं और वो वहां से शासन समाप्त हो जाता है उस राजवंश का, इसलिए वो अंतिम शासक। ये महान अंतिम शासक हैं। शासक भी दो तरीके से हो गए। तो अंतिम महान शासक हैं, इन्होंने क्या करा था, जो चोल राजा थे वीर राजेंद्र, इन्होंने वीर राजेंद्र और कदम्ब शासक की सहायता से चालुक्यों के, यानी अपनी ही एक शाखा जो इनकी दूसरी, क्योंकि कल्याणी के अगर ये हैं तो जो चालुक्य हैं वो बादामी के चालुक्य हैं। इन्होंने क्या करा था कि कल्याणी के चालुक्यों के दक्षिणी भाग पर अधिकार कर लिया था। ये जो है वो है विक्रमादित्य, जिन्होंने अपने ही पूर्वजों की शाखा पर अधिकार कर लिया, लेकिन किसकी सहायता से? चोल राजा वीर राजेंद्र और कदम्ब शासकों की सहायता से। इसलिए ये इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बन जाता है। इनका जो राज्यारोहण का समय है, जब ये गद्दी पर बैठे तो इन्होंने एक नवीन संवत चलाया। क्या? नवीन नहीं, यानी कि एक जिस प्रकार से कैलेंडर चलता है आज के आधुनिक समय में, उस समय इन्होंने नवीन संवत चलाया जो क्या कहलाता है? चालुक्य विक्रम संवत। विक्रम षष्ठ है तो इन्होंने चालुक्य विक्रम संवत था, नवीन संवत चलाया जो चालुक्य विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। और इनके शासन के समय में महत्वपूर्ण घटनाएं क्या है? इन्होंने कांची पर आक्रमण कर, जो कांची राज्य था उस राज्य पर आक्रमण करके राजेंद्र से आंध्र प्रदेश वाला भाग छीन लिया। ये इनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटना। अब राजेंद्र कौन थे? राजेंद्र वीर राजेंद्र जो कि चोल राजा थे, इनसे आंध्र का भाग छीन लिया, जबकि इन्होंने चालुक्य के दक्षिण भाग पर अधिकार करने में इनकी सहायता भी की थी। लेकिन उस समय विस्तारवादी नीति ज्यादा थी, कोई किसी का मित्र नहीं था, यानी अपने मतलब के लिए मित्र थे और मतलब पूरा होने के बाद एक दूसरे के राज्य पर अधिकार करने में लग जाते थे। इनका संघर्ष चोल शासक किनसे? किलोतुंग से भी हुआ था। अब इनका संघर्ष कांची के आक्रमण का राजेंद्र से, कौन थे? कांची के राजेंद्र से आंध्र प्रदेश इन्होंने छीन लिया। अब उसके बाद चोल शासक किलोतुंग से भी इनका आक्रमण हुआ। सॉरी, यहां पर माफ कीजिएगा, मैं चोल शासक राजेंद्र बोल गया जो कि कांची के राजेंद्र थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, अब इसकी जानकारी कि भाई इनका संघर्ष किलोतुंग यानी चोल शासक से हुआ था, हमें कहां से मिलता है? हुआ था, ये तो है ही जानकारी, लेकिन एक हमें इनके शासन से संबंधित एक ताम्रपत्र मिलता है जिसका नाम मेरुगंध ताम्रपत्र था। ये आप नोट कर लेना, मेरुगंध ताम्रपत्र। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि इन्होंने 500 तमिल ब्राह्मणों को बसाया था और भरण पोषण करने के लिए, यानी अपना लालन पालन करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए नीरुगंध गांव को अग्रहार के रूप में, किसमें? अग्रहार के रूप में दान दिया था। ये इनके शासन से, यानी इन विक्रम षष्ठ के शासन से संबंधित महत्वपूर्ण वाक्य है। और 1015 ईस्वी में विक्रमादित्य षष्ठ ने नर्मदा नदी के तट पर, किस पर? नर्मदा नदी थी उसके तट पर तुला पुरुष दान किया था। एक
ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके शासन से। दूसरा, चंद्र देवी नदी पर दान कर्म करवाया था। कौन सी नदी हो गई? एक नदी हो गई नर्मदा नदी, और वहां पर क्या है? तुला पुरुष दान। एक होगी चंद्र देवी नदी, उस पर दान कर्म करवाया। अब इनके शासन से संबंधित कि इनके शासन के समय इनके जो राजकवि थे वो विल्हण थे। विल्हण थे, या फिर आप ये समझ लीजिए चालुक्य, कल्याणी के चालुक्यों के जो राजकवि थे वो विल्हण थे, जो कि कौन से शासक के समय में थे? विक्रमादित्य षष्ठ के। और इन्होंने ही विक्रमांक देव चरित्र की रचना की थी, विल्हण ने ही। ठीक है। और दूसरे जो विद्वान थे इनके शासन से संबंधित कौन थे? वो विज्ञानेश्वर थे। इन्होंने क्या करा था? विज्ञानेश्वर जी ने याज्ञवल्क्य स्मृति, जो कि गुप्त काल के समय में संकलन हुआ था, उस पर टीका लिखी थी। मिताक्षरा नामक टीका इन्होंने लिखी थी। अब मेरे प्यारे साथियों, मैं यहां से भी कुछ क्वेश्चन उदाहरण के आधार पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि क्वेश्चनों में यहां से क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। नंबर 1, मैंने आपको पहले भी बताया, क्वेश्चनों में शासन से संबंधित कि भाई शासन कब करते थे ये राजा, इनके शासन के बारे में बतलाइए। ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको यहां से चुनना है। दूसरा, कौन से शासक ने नवीन संवत या चालुक्य विक्रम संवत चलाया था? ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनके बारे में क्वेश्चन बन गया। तीसरा, कि राजेंद्र से आंध्र प्रदेश कौन से शासक ने छीने, जो कि चालुक्य के शासक थे? या फिर कौन से शासक ने कांची पर आक्रमण किया था? क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनेगा। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें, किलोतुंग से चालुक्य शासक कौन थे जिनका संघर्ष हुआ? क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। दूसरा, तमिल ब्राह्मणों को बसाने का श्रेय कौन से शासक को दिया जाता है? क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। तीसरा, कि अग्रहार के रूप में कौन सा गांव तमिल ब्राह्मणों को दिया गया था? क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है और पूछा जा सकता है। उसके बाद में, कौन से शासक ने 1015 में तुला पुरुष दान किस नदी के तट पर किया? या नर्मदा नदी के तट पर कौन सा दान किया था कौन से शासक ने? इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं, मेरे प्यारे साथियों, आपको बिल्कुल विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा, और अपने आने वाले समय में मैं आपको क्वेश्चन जो बनते हैं उनको भी हल कर कर दिखाऊंगा। क्वेश्चनों में यह भी पूछा जा सकता है कि विल्हण किसके राजकवि थे, या विल्हण के द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई है, ये भी। या फिर विज्ञानेश्वर किसके शासन के समय थे, और विज्ञानेश्वर ने कौन सी लिखी थी? मिताक्षरा। तो या फिर ये पूछा जा सकता है कि मिताक्षरा के टीकाकार कौन थे, या विक्रमांक देव चरित्र के रचनाकार कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनसे बाहर पेपरों में कुछ नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? इसका भी एक कारण है। वो कारण क्या है? वो कारण ये है क्योंकि क्वेश्चन हमेशा प्रमुख घटनाओं से ही बनते हैं। इतना अंतर जरूर है कि एग्जामिनर आप लोगों से पेपर को कठिन करने के लिए, मिलान के लिए क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, क्योंकि आज के आधुनिक समय में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलान के लिए, सम्मिलित कीजिए, इस प्रकार से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में कल्याणी के चालुक्यों में। जो अगले शासक बने थे वो सोमेश्वर तृतीय बने थे। इन्होंने 1126 ईस्वी में शासन पर बैठे थे और 1138 ईस्वी तक ये शासन किया था। ये क्या थे? बहुत शांतिप्रिय शासन थे।
इन्होंने क्या है, भूलोकमल वर्ष, इन्होंने क्या किया था, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण वाक्य है, भूलोकमल वर्ष एक नवीन वर्ष का प्रचलन किया था, एक नवीन वर्ष का प्रचलन किया था और भूलोकमल विरुद्ध धारण किया था। क्या, भूलोकमल विरुद्ध धारण एक उपलब्धि धारण की थी। ठीक है, ये क्या करते थे, ये शिल्प शास्त्र, ये शिल्प शास्त्र के ज्ञाता थे और इन्होंने क्या, इन्होंने मानेसोल्लास, मानसोलास, समझे, मानसोलास नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने की थी, और ये मानसोल्लास क्या है, ये शिल्प शास्त्र का ग्रंथ है, शिल्प शास्त्र का ग्रंथ है। किसके समय में था, सोमेश्वर तृतीय, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़े विद्वान थे और शांति प्रिय थे। इनके शासन से ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इसके बाद में इन्होंने क्या क्या था, सर्वज्ञ भूप के, ये सर्वज्ञ भूप के रूप में भी ये प्रसिद्ध थे। क्या थे, सर्वज्ञ भूप के नाम से भी ये प्रसिद्ध थे। और इनके बाद, इनके शासन से केवल यही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कि पेपरों में पूछी जा सकती हैं, इसलिए हमने वही महत्वपूर्ण घटनाएं आपको दी हैं जो कि पेपरों में जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। इनके बाद शासन करने वाले थे जगदेकमल्ल द्वितीय, जगदेकमल्ल द्वितीय, जो कि 1138 ईस्वी में शासन पर बैठते हैं और 1151 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इनके बाद में करते हैं तेलप तृतीय, जो कि 1151 ईस्वी में शासन पर बैठते हैं और 1156 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इनके बाद में सोमेश्वर चतुर्थ, जो कि 1181 ईस्वी में शासन पर बैठते हैं, गद्दी पर बैठते हैं और 1189 ईस्वी में तक ये शासन करते हैं। ये कल्याणी के चालुक्यों के प्रमुख शासक थे। इनके बाद में, इनके बाद यानी इसके बाद होयसल नरेश, बल्लाल द्वितीय और काकतीय वंश के राजा, काकतीय राजा क्या थे, रुद्र, काकतीय राजा रुद्र थे, जिन्होंने चालुक्य राज्य को अपने राज्य में मिला लिया, यानी आक्रमण करके। ये अंतिम राजा थे सोमेश्वर चतुर। इनके बाद में काकतीय और होसल नरेशों ने मिलकर चालुक्य राज्य को अपने राज्य में मिला लिया और 1200 ईस्वी में कल्याणी का पूर्ण पतन हो गया। ये जो राजा हैं, इनसे संबंधित इनके शासन के बारे में ही जानकारी मिलती है और इतिहास में इनसे संबंधित हमें और जानकारियां नहीं मिलती, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो। इनसे जो संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो केवल इनके शासन से मिलान के लिए, और ये जो नवीन सम्मत चलाए हैं ये सारे राजाओं के मिलान के लिए पूछे जाते हैं। अभी के नहीं, प्राचीन और इनके समय में जो चल रहे हैं उन्हीं राजाओं से क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से राजाओं ने कौन कौन से विक्रम सम्मत चलाए या सम्मत चलाए, मिलान के लिए क्वेश्चन बनते हैं। इनके लिए इन क्वेश्चनों को मैं आपको आने वाली वीडियो में हल करके पक्का दिखाऊंगा, विस्तार से उन्हें समझाऊंगा भी। ठीक है, इनके बाद में कल्याणी के चालुक्य राजवंश यहाँ पर समाप्त होता है। इनके बाद में जो राजवंश शुरू होता है तो वेंगी के चालुक्य। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा कि बादामी के चालुक्य के, जो बादामी के चालुक्य थे उनसे संबंधित कौन कौन से शासक थे और उन शासकों के शासन के समय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, उनके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है और कल्याणी के चालुक्यों के लिए अलग से वीडियो बनाई है। एक पिछली वीडियो और एक इस वीडियो के माध्यम से हम उनके बारे में जान रहे हैं। इनके बाद में छोटी सी जानकारी वेंगी के चालुक्यों के बारे में, और वेंगी के चालुक्यों से संबंधित ज्यादा कुछ पेपरों में नहीं पूछा जाता, लेकिन वेंगी के चालुक्यों के शासन के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण वाक्य थे हम उनके बारे में जरूर जानेंगे। तो वेंगी के चालुक्यों को पूर्वी चालुक्य भी कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक तो इन्हें पूर्वी चालुक्य भी कहते हैं,
और इस वंश का जो संस्थापक था वो विष्णुवर्धन था, जो कि पुलकेशिन का भाई था। पुलकेशिन का भाई था। वेंगी को ही जीतकर पुलकेशिन ने विष्णुवर्धन को वहां पर नियुक्त किया था, और यहां से ही वेंगी के चालुक्यों की शाखा शुरू होती है। ठीक है, इनका जो शासन का समय है वो 715 ईस्वी, 615 ईस्वी ये गद्दी पर बैठते हैं, और 638 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। यानी कि आप ये भी एक बार को कह सकते हैं कि विष्णुवर्धन का समय और हर्षवर्धन का समय, इधर तो वर्धन वंश था और इधर ये वेंगी के चालुक्यों का भी शासन था, क्योंकि 606 में हर्षवर्धन जी शासन के दौरान शासन कर रहे थे। ठीक है, और 47 में वो उनका हर्षवर्धन जी चले जाते हैं 47 में, और ये 38 में चले जाते हैं। ये क्या थे? विष्णुवर्धन चालुक्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी? इनकी अगर राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी पिष्टपुर, वेंगी और राजमुंद्री, इनकी 3 राजधानियां थी। पहले इनकी पिष्टपुर थी, फिर वेंगी, फिर राजमुंद्री, या फिर ये कह सकते हैं वेंगी के चालुक्य थे तो इनकी राजधानी पहले वेंगी, उसके बाद पिष्टपुर और उसके बाद राजमुंद्री राजधानियां हैं। यानी वेंगी की 3 राजधानियां थी। हमें इनके शासन से ये महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इनके बाद जो अगले शासक थे वो विजयादित्य प्रथम थे, जिनका समय 746 ईस्वी था और 764 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ये शासक बने थे। इनके शासन से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण घटना है कि इन्होंने राष्ट्रकूटों से अपने वंश की रक्षा की थी। राष्ट्रकूटों का इनके वंश पर आक्रमण हुआ था और ये उस आक्रमण से बचने में सफल हुए थे राष्ट्रकूटों से। इसके बाद में जो शासक बनते हैं, इनसे केवल इनके समय की यही घटनाएं हमें इतिहास में मिलती हैं जो महत्वपूर्ण है। इनके बाद में विष्णुवर्धन चतुर्थ, इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं विष्णुवर्धन चतुर्थ, जो कि 764 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं और 799 ईस्वी तक शासन करते हैं। इनके समय में राष्ट्रकूट शासक, क्योंकि राष्ट्रकूट पहले भी इन पर हमला कर चुके थे कई बार, इसके बाद में राष्ट्रकूट शासक थे जिनका नाम था कृष्ण प्रथम और ध्रुव। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम और ध्रुव ने इन्हें पराजित कर दिया। ध्रुव ने इन्हें युद्ध किया और इन्हें हरा दिया। यानी वेंगी के ऊपर अब राष्ट्रकूटों का दबदबा बढ़ गया, क्योंकि इन्होंने इन्हें हरा दिया। जब कोई राजा युद्ध में हार जाता है तो उसे बहुत सी ऐसी शर्तें माननी पड़ती हैं, या तो आधा राज्य या उनकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। ठीक है, और इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं विजयादित्य द्वितीय, जो कि 799 ईस्वी से शासन करते हैं और 799 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं और 884 ईस्वी तक शासन करते हैं। और ये अंतिम महान शासक थे जिन्होंने वेंगी राज्य की, जो कि बागडोर काफी समय तक संभाली थी। ठीक है, अंतिम महान शासक थे इन्होंने क्या करा था? इन्होंने पल्लवों, मैसूर, गंग, राष्ट्रकूट, पांड्य, कलचुरी राजाओं को युद्ध में हराया था। यानी यहां पर देखो, राष्ट्रकूटों से किन्होंने, विजयादित्य प्रथम ने तो रक्षा की थी, लेकिन उसके बाद में जो विजयादित्य द्वितीय हैं उनके ऊपर राष्ट्रकूटों ने उन्हें पराजित किया। यानी किसको किया था? विष्णुवर्धन चतुर्थ को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम और ध्रुव ने पराजित किया। जब राजा पराजित होता है, मैंने अभी बताया, तो कुछ ना कुछ उन्हें देना पड़ता है। इसके बाद में जो राजा बनते हैं वो बनते हैं विजयादित्य द्वितीय। ये अंतिम वेंगी के अंतिम शक्तिशाली शासक थे
जिन्होंने 799 से 84 ईस्वी तक शासन किया था। इन्होंने क्या कहा था, ये इतने शक्तिशाली थे कि इन्होंने पल्लव, मैसूर, गंग, राजपूत, पांड्य और कलचुरी राजाओं को हराया था। और इसके बाद में चालुक्यों पर चोलों का प्रभाव बढ़ने लगा। यानी अब चालुक्य राजवंश कमजोर होने की कगार पर स्टार्ट होता है और चोलों की शक्ति में वृद्धि होती है, उनका प्रभाव बढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनसे दोनों राजवंश वैवाहिक संबंध बना लेते हैं। यानी चालुक्य और चोल वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं और इस वैवाहिक संबंध से ही चोलों में कुलोत्तुंग पैदा होते हैं। यानी चालुक्य राजवंश और चोल राजवंश जो कि वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं, उन विवाह संबंध से कुलोत्तुंग पैदा हुआ। कौन से कुलोत्तुंग जो राजा बनते हैं वो पैदा होते हैं, जिनसे विजयादित्य सप्तम। अब जब ये जो पैदा हो गए तो ये इतने शक्तिशाली हो गए कि इन्होंने चालुक्य राजा विजयादित्य सप्तम को हटा दिया और वहां पर यानी चालुक्य पर अपने पुत्र कुलोत्तुंग ने वेंगी को अपने पुत्र को सौंप दिया, जबकि ये इन दोनों के विवाह संबंध से पैदा हुए थे। और इनके बाद में जब वहां पर शासन कर रहे थे वेंगी पे विजयादित्य सप्तम, तो इनका प्रभाव इतना ज्यादा हो गया कि इन्होंने सप्तम को, जो कि विजयादित्य सप्तम थे, उन्हें हटा दिया और उस वेंगी राजवंश को अपने पुत्र को सौंप दिया और यहीं से चालुक्य राजवंश समाप्त हो जाता है। यानी वेंगी और चालुक्य राजवंश अब चोलों के अधीन हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्यों से संबंधित महत्वपूर्ण वाक्य, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण साक्ष्य, जो कि जिन पर पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं, उनसे संबंधित सारी घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिली होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप मेरे उस लिंक पर जाकर मेरी सारी वीडियो को देख सकते हैं। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।